हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्या वालिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। सो हम पढ़ रहे हैं बच्चे इवोल्यूशन के बारे में। पिछले चैप्टर में मैंने आपको हेरिडिटी पढ़ा दिया था, पूरा कंप्लीट कर दिया था, पूरा का पूरा जो पिछला पार्ट था हमारा। सो बच्चे ये रहेगा हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में से थर्ड पार्ट, और इसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। सो बच्चे फर्स्ट इसमें रहेगा व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। इवोल्यूशन होता है तो वो जरूरी क्यों है। सो इवोल्यूशन क्या है बच्चे, ये क्या है, ग्रेजुअली प्रोसेस रहता है, मतलब आपका धीरे धीरे प्रोसेस रहता है। तो इवोल्यूशन में है क्या, चेंजेस अकर इन एन ऑर्गेनिजम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि जो भी हमारा ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। अब आप सोचोगे कि ये जो टाइम है ये कितना हो सकता है बच्चे, ये टाइम ना 1 साल का है, ना 2 साल का है, ना 10 साल का है। इसमें जो इवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। 100 ईयर्स ले लेता है, 1000 ईयर्स ले लेता है। ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। सो इवोल्यूशन जरूरी क्या है, जरूरी क्यों है इवोल्यूशन बच्चे, बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होते हैं, इवोल्यूशन जब चेंज लेके आता है बच्चे से, उससे क्या होता है, न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड। उससे क्या होता है, न्यू स्पीशीज हमारी बनती हैं, ठीक है। सो इवोल्यूशन साथ में क्या लेके आता है, डाइवर्सिटी भी लेके आता है, ठीक है। सो अब मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रखा है, एक ये आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखी होगी, आप वहां से देख सकते हैं, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो मेनली इस डायग्राम में मैंने आपको बताया है, मतलब बेसिक ये क्या डायग्राम बोलता क्या है बच्चे, जैसे यहाँ पे आप देखो, ये पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिजम्स का कोई एक ग्रुप है, ठीक है, कोई एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिर इनको क्या करेगी, क्रोज जो है वो खाएंगी, क्या करेंगी, क्रोज क्या करेंगी, खाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज देखोगे, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़े चेंजेस देखोगे, कुछ और भी ग्रुप होगा यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का। मान लो कि जो मैंने आपको कलर्ड सा थोड़ा डार्क सा बता रखा है, वो क्या होंगे, मेनली हमारे ग्रीन कलर के, मैं बोलती हूँ इंसेक्ट्स होंगे। क्या होंगे, ग्रीन कलर के इंसेक्ट्स होंगे। और जहां पे मैंने आपको राउंड सा बता रखा है बच्चे, वो क्या होंगे आपके, मेनली आप देख लो, वो रेड कलर के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ब्रूटल्स हो सकते हैं, रेड कलर के इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रोस क्या करेंगी, जो तो इसको सामने सामने दिख रहे हैं, जो तो सामने इसको देख रहे हैं रेड कलर के, तो उनको तो क्या करेगी, वो खा जाएगी, क्या करेगी, खा जाएगी। लेकिन जो बच्चे ये ग्रीन कलर के हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, खुद को क्या कर रखा है, पत्तों में, मतलब वो ग्रीन कलर के पत्तों में, मतलब ग्रीन कलर है, इनका भी ग्रीन कलर है, तो ये क्या करेंगे, दिखेंगे नहीं क्रो को, क्या करेंगे, ये क्रोस को दिख नहीं रहे, तो क्या होगा, ये बच जाएंगे। और जितने भी रेड कलर के होंगे बच्चे, आगे आगे क्या करेंगे, क्रोज उनको खा जाएंगी, क्या करेंगी, क्रोज उनको खा जाएंगी। और एट लास्ट क्या होगा, जो ग्रीन कलर की होंगी वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी क्या ग्रुप को बढ़ाएंगे, ठीक है। सो मेनली ये क्या आएगा, मेनली नेचुरल सिलेक्शन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और जो नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट था बच्चे, वो हमें किसने दिया था, चार्लीज डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्लीज डार्विन ने दिया था। वहीं आगे मैं आपको बताऊंगी, फिर आप देख लो, कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, उनका कोई पर्टिकुलर समूह होगा, ठीक है। आगे जाके यहाँ पे क्या होगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंटल कोई पर्पस हो जाएगा। मान लो कि एलिफेंट ने, यहाँ पे भी 2 आप ले सकते हो, एक को आप रेड ले सकते हो, एक को आप ग्रीन ले सकते हो। एनसीईआरटी में बच्चे, मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, एनसीईआरटी में थोड़ा ये कलर्ड में दे रखा है, ग्रीन कलर के दे रखे होंगे, रेड कलर के दे रखे होंगे, बट मेरे पास ब्लैक कलर का मार्कर था, तो थोड़ा सा मैंने आपको डार्क सा दिखा रखा है, और कुछ एक गोले गोले से राउंड से बना रखे हैं। तो क्या होगा कि जो एलिफेंट का फुट है, ठीक है, वो इसमें लग गया, ठीक है। तो सारे के सारे जो रेड कलर के थे, माना वो उसने उसकी पूरी की पूरी उनकी जनरेशन को खत्म कर दिया, एक्सीडेंटल पर्पस हो गया। तो क्या बचे, सिर्फ ये ग्रीन कलर के ही बचे, और ग्रीन कलर के आगे रिप्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, अपनी कॉलोनीज को फैलाएंगे, अपने ग्रुप को फैलाएंगे। तो ये क्या हो गई, एक्सीडेंटल पर्पस से हो गया। और यहाँ पे बच्चे जो थर्ड आपको केस दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, कोई कुछ नेचुरल चीज नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको क्या हुआ, उनको कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, यहाँ पे। पर जब फेवरेबल कंडीशंस आई, उनको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलने लगी, तो क्या हुई, यहाँ पे इनका ग्रुप बच गया। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप बच गया, यहाँ पे नेचुरल कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से क्या हुआ, इनका ग्रुप जो है बच गया। आगे जाके जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, तो फिर से वो फूलने लगे, मतलब कि क्या करने लगे, अपने ऑर्गेनिज्म से ग्रुप को कर लगे, बढ़ाने लगे, ठीक है। तो मेनली इवोल्यूशन में आपका ये सब कंसेप्ट आएगा, राइट। सो बच्चे नेक्स्ट क्या किया हमारे पास,
हार्डेन, मिलर एंड यूरे ने क्या किया, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो मेनली इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर था, क्या था, प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो कि मैंने लिखा भी है, उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी कंडीशंस में ही क्या किया, उसको सेटअप किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्या था, जो हमारे प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर था बच्चे, उसमें क्या था, जो हमारा टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था। क्या था, टेम्परेचर क्या था, बहुत ज़्यादा था। और साथ में क्या था, उसमें ऑक्सीजन क्या थी, एब्सेंट थी। क्या थी, ऑक्सीजन एब्सेंट थी। साथ में मैंने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2, ये सारे के सारे हाइड्रोजन गैसेस क्या थी, प्रेजेंट थी। और टेम्परेचर क्या था, बहुत ज़्यादा था। और साथ में ऑक्सीजन भी क्या थी, एब्सेंट थी। तो फिर जब उसने क्या किया, इन तीनों ने क्या किया मिलकर, ये सारे के सारे केमिकल्स को यूज करके क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। ठीक है, क्या किए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या किए, फॉर्म किए। वो कौन कौन से थे, जैसे कि प्रोटीन आ गए आपके, न्यूक्लिक एसिड्स आ गए आपके, और साथ में क्या आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। तो जब उसने ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म किया तो क्या बनाया, उससे सेल बनाया। क्या बनाया, सेल बनाया। और आप जानते हो सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल के बारे में आप पढ़ भी चुके हो। ठीक है, पढ़ भी चुके हो अपनी प्रीवियस क्लास में, किसमें, 9th क्लास में। ठीक है, तो मेनली इन्होंने क्या किया था, इन तीनों साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट क्या था, किया था, जो कि लेबोरेटरी कंडीशन में उनको प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर को क्या किया था, सेटअप किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। सो बच्चे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीसीएशंस के बारे में। ठीक है, तो स्पीसीएशन होती क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, स्पीसीएशंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको 2 डायग्राम्स बना रखी हैं। ठीक है, अब आप एक डायग्राम में देखोगे, ये क्या है, सब पॉपुलेशन है। क्या है, सब पॉपुलेशन है। ठीक है, इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, एक पॉपुलेशन को बच्चे मैंने गोल गोल राउंड राउंड बना रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या देख रखी है, एक को दूसरी वाले ग्रुप को क्या दे रखी है, ट्रायंगल की शेप दे रखी है। अब आप यहाँ इस डायग्राम में देखो कि अगर मैं इसको मान लो, ये ए ग्रुप है पॉपुलेशन का और ये बी ग्रुप है पॉपुलेशन का। अब यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से एक ग्रुप, यहाँ इस ग्रुप से एक ऑर्गेनिज्म जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, इस पॉपुलेशन में एंटर करने की कोशिश करेगा। तो जब वो वहां पे जाएगा बच्चे, उसका रिकम्बाइन होगा, तो क्या होगा, ये वाली पॉपुलेशन जब यहाँ के साथ क्या करेगी, रिकम्बाइन होगी, तो क्या होगा, जीन्स का फ्लो होगा। क्या होगा, जीन्स का फ्लो होगा, और जिससे क्या होंगे, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इतना आपको इस डायग्राम से पता लग गया। अब वहीं मैं इस डायग्राम की बात करूंगी बच्चे, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक ए ग्रुप है, एक ए ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, दूसरा क्या है, बी ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, लेकिन बच्चे ये जो ग्रुप है इसको क्या कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है जियोग्राफिकल बैरियर से। जैसे कि मान लो ये रिवर है, यहाँ पे रिवर है, तो रिवर क्या करती है बच्चे, रिवर यहाँ पे डिनोट करती है आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन को, या ग्रुप्स को, कुछ भी बोल सकते हो। ये एक पॉपुलेशन रहेगी, ये बी पॉपुलेशन रहेगी, तो रिवर क्या कर रही है, यहाँ पे आइसोलेशन कर रही है पॉपुलेशन की, ए और बी पॉपुलेशन जो है। ठीक है, और ये आइसोलेशन क्या करेगी बच्चे, ये आइसोलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट को इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट होती क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है इज द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम। ठीक है, तो मेनली ये डायग्राम्स आपको क्या बताना चाहती हैं बच्चे, कि जो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ से एक पॉपुलेशन में क्या है, दूसरे पॉपुलेशन से क्या करेगी, फ्यूज करेगी, तो क्या होगा, रिप्रोड्यूस करेंगी वो आपस में। ठीक है, फिर जब क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ जीन्स होगा, जिससे क्या होंगी, न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड होंगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अगर क्या होगा, अगर क्या होंगी, ये वाली स्पीशीज क्या होंगी, आइसोलेट हो जाएंगी। आइसोलेट कैसे हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जियोग्राफिकल बैरियर आ गया अपना रिवर, उसकी वजह से आइसोलेट हो जाएंगी बच्चे। तो क्या होगा, जीन डिफरेंस ज्यादा रहेगा, जीन डिफरेंस ज्यादा रहेगा, जिससे क्या होंगी, 2 डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म्ड होंगी, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक जियोग्राफिकल बैरियर है, ये वाला बैरियर, ये वाला बैरियर, जिसको वो जो मेनली हमने यहाँ पे कैसे डिनोट किया है, रिवर से किया है। तो क्या होंगी, 2 डिफरेंट स्पीशीज क्या होंगी, यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी। तो मेनली मैंने आपको बताया है कि 2 अगर आपस में फ्यूज करेंगी तो न्यू स्पीशीज कैसे फॉर्म होंगी, और अगर यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा एक जियोग्राफिकल बैरियर से, तब 2 डिफरेंट स्पीशीज कैसे फॉर्म होंगी। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक हमारे आ जाएंगे इंडियंस,
ठीक है, एक हमारे आ जाएंगे अफ्रीकन्स, ठीक है। तो क्या होंगे, ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, क्या हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ये आ गया स्पीशिएशन, मतलब कि न्यू स्पीशीज कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ दो डिफरेंट डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। सो बच्चे, जो इवोल्यूशन है और जो क्लासिफिकेशन है वो आपस में कैसे रिलेट करती हैं। इवोल्यूशन तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, न्यू स्पीशीज बनती हैं, ठीक है, न्यू स्पीशीज बनती हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन क्या होती है बच्चे, क्लासिफिकेशन होती है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब ये दोनों कैसे रिलेट करती हैं बच्चे, देखो, इवोल्यूशन होगी तो चेंजेस आएंगे, क्या होगा, इवोल्यूशन होगी तो चेंजेस आएंगे तो काफी सारे नए नए स्पीशीज बनेंगे, नए नए ग्रुप्स बनेंगे, नए नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। तो कैसे होगा, ये इवोल्यूशन से ही होगा। तो बच्चे, जब वो सारे ग्रुप सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स नए नए बनेंगे, चेंजेस आएंगे, तभी तो हम उनकी ग्रुपिज्म करेंगे ना। और ग्रुपिज्म किस में होती है, क्लासिफिकेशन में होती है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि न्यू स्पीशीज कैसे फॉर्म होती हैं। सो बच्चे, अब हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता, जो डायनासोर्स थे पहले, वो कहाँ से थे, जुरासिक पीरियड से थे। कहाँ से थे वो, जुरासिक पीरियड से थे। तो उस टाइम से हम क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशन को स्टडी भी कर सकते हैं और साथ क्या कर सकते हैं, उस इवोल्यूशन को ट्रेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक होता है होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, एक होता है एनालॉगस ऑर्गन। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ भी लेते हैं वैसे। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं बच्चे, होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन उनके फंक्शंस क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो मेनली एग्जांपल्स रहेंगे लिम्ब ऑफ हॉर्स, लिम्ब, ठीक है, डॉग्स, ह्यूमन, ठीक है। तो इनका क्या है, स्ट्रक्चर तो सेम रहते हैं लेकिन फंक्शन तो सेम नहीं होते ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हॉर्स के केस में देखेंगे आप या डॉग के केस में देखेंगे तो क्या होता है कि जो वो लिम्ब से क्या करते हैं, चलते हैं, अपने आप को आगे भी करते हैं। लेकिन ह्यूमंस तो ऐसा नहीं है ना, ह्यूमन हाथ से कुछ काम कर रहा है, थोड़ा अलग काम कर रहा है। तो मेनली क्या है, इनके स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शंस क्या है, डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। इतना आपको पता लग गया। नेक्स्ट में बात करूंगी एनालॉगस ऑर्गन की। ये वो ऑर्गन्स होते हैं बच्चे जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर्स तो क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, लेकिन फंक्शंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे विंग्स की बात करूं, विंग्स जो होते हैं आपके बर्ड के, ठीक है, बैट के, ठीक है, इनके क्या रहते हैं, स्ट्रक्चर तो देखोगे आप तो स्ट्रक्चर जो देखने में होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन अगर की फंक्शन की बात करूं तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, उनका यूज फ्लाइंग के लिए करते हैं, क्या करते हैं, उड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। सो आगे फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं बच्चे, फॉसिल्स होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये फॉसिल्स बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब जैसे माना डायनासोर्स जो हमारे जुरासिक पीरियड से थे, वो आए, ठीक है, वो आए और क्या हुआ, मर गए, ठीक है, मर गए और क्या हुआ, बरिड हो गए हमारे सॉइल में, वो दबना शुरू हो गए। उसके बाद कुछ सालों के बाद क्या होगा, कोई और ऑर्गेनिजम्स वहां पे आएंगे, डेवलप हो जाएंगे, जैसे कैट्स हो गए या डॉग्स ले लो आप, कुछ भी लो, ठीक है, वो आएंगे, वो क्या करेंगे, फिर से वो वहां पे रहना शुरू करेंगे, फिर वो भी मर जाएंगे, ठीक है, वो भी क्या होंगे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, वो फिर से वो गलना सड़ना शुरू हो जाएगा हमारी सॉइल में। फिर आप देखो कुछ सालों बाद क्या होगा, वहां पे कोई भी हमारे प्लांट्स वगैरह ग्रो करेंगे, वो भी फिर टाइम के साथ वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे और क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, साथ साथ में जमा होते रहेंगे। तो क्या होगा, ये पूरे के पूरे जो है हमारे, जब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिजम्स आप बोल सकते हो, वो क्या करते हैं, लेयर्स बना लेते हैं, क्या करते हैं, लेयर्स बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फॉसिल्स, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होती है, इनकी फॉर्मेशन होती है। इतना आपको पता लग गया। अब कोई फॉसिल कितना पुराना है, आपने देखा होगा कि कैसे हम रिलेटिव एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर फॉसिल है वो कितना पुराना है। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, दो टेक्निक्स होती हैं। एक आती है रिलेटिव एस्टिमेशन, ठीक है, दूसरा आती है कार्बन डेटिंग। ये रिलेटिव एस्टिमेशन क्या होती है बच्चे, जो रिलेटिव एस्टिमेशन है उसका मतलब डिगिंग करना, ठीक है। जैसे कि हम खोदेंगे किसी चीज को, किसी सॉइल को, सबसे पहले ऊपर हमें कोई डेड रिमेन मिलेगा किसी चीज का, तो हम पता लगा लेंगे कि ये इतना पुराना नहीं है, एक एस्टिमेट लगाते हैं। और उसको हम जब खोदना शुरू करेंगे तो कुछ और ऑर्गेनिक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हमें मिलेगा, ठीक है, तो उससे पता लगेगा कि वो क्या है, पहले वाले से थोड़ा पुराना है। तो मेनली इसमें हम इतना ही काम करते हैं रिलेटिव एस्टिमेशन में। जबकि कार्बन डेटिंग की बात करें तो इसमें हम कुछ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग एक नई टेक्निक है जिससे हमें
पता लग जाता है कि पर्टिकुलर जो फॉसिल है, जो डेड मैटर है या डेड रिमेन्स हैं किसी ऑर्गेनिजम्स के, वो 100 साल पुराने हैं या 1000 साल पुराने हैं। सो ये सब हमें इससे पता लग जाता है। मेनली 2 टेक्निक्स हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी हैं, तो उससे बाहर आपको नहीं निकलना है। मेनली आपको ये दोनों फॉलो करनी है। एक आगे आपका रिलेटिव एस्टिमेशन, दूसरा आगे आपका कार्बन डेटिंग। सो बच्चे आगे हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। मेनली इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्निक भी ये होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कुछ एक डिजायरेबल ट्रेड्स लेते हैं, करेक्टर्स लेते हैं, जिनसे क्या करते हैं एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाते हैं, वो किसी वेजिटेबल की या एनिमल्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है, ये एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्निक है जिसको कि क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं, और जो ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। सो मेनली जैसे एग्जांपल दूं, ये वाइल्ड कैबेज है आपकी, ठीक है। अब ये जितनी भी अलग अलग कैबेज की स्पीशीज बनी है बच्चे, अलग अलग फॉर्म्स बनी है, वो कैसे बनी है, इस वाइल्ड कैबेज की जब सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई है, कुछ अच्छे अच्छे इसके डिजायरेबल ट्रेड्स जो हैं यूज करके बनाए गए हैं। तो वाइल्ड कैबेज से बनेगा क्या क्या बच्चे आपका, एक तो बनेगा कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर बनेगा। दूसरे ब्रोकली है, वो भी एक मॉडिफाइड फॉर्म है उसकी। कैबेज, रेड कैबेज, अब कितनी सारी देखती हो। तो बच्चे ये सारी किससे बनी है, ये बनी है वाइल्ड कैबेज से, जिससे कि कैसे बनाया गया है डिफरेंट फॉर्म्स को, बाय यूजिंग सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्निक्स, राइट। सो आगे है शुड एवोल्यूशन इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, मतलब कि जो एवोल्यूशन है क्या वो प्रोग्रेसिव ही होता है, क्या वो आगे से आगे प्रोग्रेसिव ही होता है, ऐसा होता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स दूं, जो हमारे एक्सटर्नल ईयर देखोगे आप, क्या देखोगे, एक्सटर्नल ईयर देखोगे, या फिर हमारे अपेंडिक्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है बच्चे, उसका एज बॉडी में कोई रोल नहीं होता है, पर वो हमारे लिए नहीं होता, हो सकता है किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रोल होता हो, ठीक है। या फिर मैं आपको बात करूं, जो हमारे एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, इनका पियर्सिंग जो हम छिदवाते हैं, उसके सिवाय इनका कोई काम नहीं होता है, और ये हमारी बॉडी में एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ही रह गए हैं, ठीक है। सो आगे मैं बात करूंगी कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। सो तो सबसे पहले बात करेंगे जो 15 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ था, जो हमारे थे ड्रायोपिथेकस, ठीक है, और रैमापिथेकस क्या थे, तंजानिया और यूथोपिया में मिले थे, ठीक है। इनमें क्या था, ब्रेन डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो जो हमारा ड्रायोपिथेकस था बच्चे, वो क्या था, ज्यादा क्या था, ऐप लाइक था, किसकी तरह था, ऐप लाइक था। लेकिन जो रामापिथेकस था बच्चा, वो कैसे था, वो ह्यूमंस लाइक था, थोड़ा सा ह्यूमन लाइक था। आप इनकी पिक्चर्स भी गूगल में देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, जैसे कौन से ऐप लाइक लगते हैं, कौन से ह्यूमन लाइक लगते हैं, लाइक हमारे से सिमिलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 2 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, कहाँ पे, अफ्रीका में आया, ठीक है। इसमें भी क्या थी, ब्रेन कैपेसिटी खास मतलब डेवलप बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद होमो हैबिलिस आए, जो क्या थे, मैन लाइक थे, जो क्या थे, मैन लाइक थे, और उनमें ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 to 800 सीसी क्या थी, ब्रेन कैपेसिटी थी, मतलब थोड़ा थोड़ा उन्होंने ब्रेन को अपने यूज करना शुरू किया। उसके बाद 1.5 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, होमो इरेक्टस, हीमो इरेक्टस आए, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी थोड़ी सी डेवलप हुई, कितनी डेवलप हुई, 900 सीसी डेवलप हुई, ठीक है। और क्या थे, जो पहले थे बच्चे हमारे, जो मैं पिछलों की बात करूं, जो पिछली वाली थी, मेनली वो क्या करते थे, थोड़े ऐसे ऐसे चलते थे, ठीक है। लेकिन जो हीमो इरेक्टस थे बच्चे, वो क्या हुए, स्ट्रेट स्टैंड होना शुरू हुए, स्ट्रेट स्टैंड होना शुरू हुए। उसके बाद 1 लाख से 40,000 साल पहले की अगर बात करें तो क्या था, नेदन थैलिस विद 400 सीसी ब्रेन कैपेसिटी थी, उसमें डेवलप होना शुरू हो गई। मतलब क्या किया उन्होंने, ब्रेन को थोड़ा और यूज करना शुरू किया। और उसके बाद जो बच्चे लास्ट में हमारे होमो सैपियंस, जो कि 18,000 ईयर्स एगो पहले की अगर हम बात करें, उसमें क्या थे, ज्यादा ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी डेवलप थी, और उसकी ब्रेन भी क्या थी, अच्छी खासी डेवलप थी, ठीक है। सो ये थे आपके ह्यूमन की एवोल्यूशन कैसे हुई है, ठीक है। हमारे एंसेस्टर से आगे आगे ह्यूमन में कैसे ब्रेन कैपेसिटी डेवलप हुई, कैसे ह्यूमन के सारे, जैसे वो कैसे खड़ा होता थे, कैसे अपने ब्रेन को यूज करते थे, तो सारी की सारी इवोल्यूशन, सारी की सारी डेवलपमेंट आपको यहाँ पे इसके थ्रू मैंने आपको बता दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन। थैंक यू।